नमस्कार, मैं हूं विनीत। आज है 24 अगस्त और दिन है सोमवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। लखनऊ में सवर्ण मोर्चा का आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन। नोएडा में 14 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि। ईपीएफओ में 80 अफसर पदों पर भर्ती, 11 सितंबर तक आवेदन। कानपुर में एआई जांच ने पकड़े 6500 से ज्यादा आवासीय फर्जी दावे। रेलवे ट्रेनों में बढ़ाएगा कोच, कंफर्म सीट मिलने की उम्मीद। लखनऊ कानपुर में पान मसाला फैक्ट्रियों पर छापा और पूर्वी यूपी में 24 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट। बाकी के समाचार देखते हैं विस्तार से। यूपी एमपी में बिजली समझौता, 10,000 करोड़ के निवेश की उम्मीद। यूपी और मध्य प्रदेश के बीच 2000 मेगावाट बिजली की संयुक्त खरीद का समझौता हुआ है। करीब 5 साल की पावर बैंकिंग व्यवस्था के तहत मध्य प्रदेश को जहां अक्टूबर से मार्च तक रबी सीजन के दौरान दिन में यह बिजली उपलब्ध होगी, वहीं उत्तर प्रदेश को अप्रैल से सितंबर तक गर्मी के मौसम और खरीफ सीजन में कहीं अधिक बिजली मिल सकेगी। इससे दोनों राज्यों की उपलब्ध बिजली क्षमता का बेहतर इस्तेमाल होगा और बिजली खरीद की लागत घटेगी। साथ ही रिन्यूएबल ऊर्जा क्षेत्र में करीब 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। बंद कटाई मिलों की जमीन पर उद्योग लगाए जाएंगे। यूपी के 14 जिलों में लंबे समय से बंद पड़ी कटाई मिलों की करीब 450 एकड़ जमीन यूपीसीडा को मुफ्त में दी जाएगी। कैबिनेट ने जमीन ट्रांसफर को मंजूरी दी है और स्टाम्प ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी छूट दी गई है। इन जमीनों पर बड़े उद्योग लगाए जाएंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके बढ़ेंगे। इन जिलों में कानपुर, बाराबांकी, प्रयागराज, बांदा, रायबरेली, हरदोई, बलिया, सीतापुर, फतेहपुर और मेरठ समेत अन्य जिले शामिल हैं। ईपीएफओ में 80 अफसर पदों पर भर्ती, 11 सितंबर तक आवेदन। यूपीएससी ने ईपीएफओ में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के 80 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 22 अगस्त से शुरू होकर 11 सितंबर 2026 तक चलेंगे। किसी भी विषय में ग्रेजुएशन करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम उम्र 35 साल, ओबीसी के लिए 38 और SC/ST के लिए 40 साल है। सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस पुरुष उम्मीदवार के लिए फीस 25 रुपये है, जबकि महिलाओं और आरक्षित वर्ग से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। नोएडा में 14 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि। गौतम बुद्ध नगर में 14 मरीजों में H1N1 यानी स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। सभी ने निजी अस्पतालों में जांच कराई थी। मरीजों में बुखार, खांसी, जुकाम और गले की खराश की शिकायत थी। स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी बढ़ा दी और सोमवार को सभी अस्पतालों में एडवाइजरी जारी की जाएगी। सीएमओ ने लोगों से घबराने के बजाय सावधानी बरतने को कहा है। उन्होंने पर्याप्त पानी पीने, हाथ साफ रखने और भीड़ में मास्क लगाने की सलाह दी है। यूपी जापान सहयोग में ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर। यामानाशी के गवर्नर कोटारो नागासाकी ने उत्तर प्रदेश और जापान के बीच सहयोग को और मजबूत करने की बात कही। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के जरिए यूपी और यामानाशी के विकास पर काम करने की बात कही। उनके नेतृत्व में करीब 15 सदस्यों का जापानी प्रतिनिधिमंडल काशी पहुंचा और श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किए। लखनऊ में यूपी सरकार और जापानी प्रतिनिधिमंडल के बीच निवेश और द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। 125 नर्सिंग असिस्टेंट भारतीय सेना में शामिल। कठोर सैन्य और व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरा करने वाले 125 रिक्रूट नर्सिंग असिस्टेंट भारतीय सेना का हिस्सा बने। मेरठ कैंट स्थित RVC सेंटर एंड कॉलेज में शनिवार को 4 प्रशिक्षण बैचों की अटेस्टेशन परेड हुई। 9 अभ्यस्त सैनिकों ने संविधान और राष्ट्र के प्रति निष्ठा की शपथ ली। समारोह की अध्यक्षता RVC सेंटर एंड कॉलेज के कमांडेंट मेजर जनरल लक्ष्मीकांत मद्देवार ने की। परेड में रिक्रूट ने अनुशासन, टीम भावना और सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया। साइबर क्राइम पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साइबर अपराध को साइलेंट वायरस बताते हुए कहा कि इससे सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि समाज का भरोसा और सुरक्षा भी प्रभावित हो रहा है। कोर्ट ने नैनीताल बैंक का सर्वर हैक कर 16 करोड़ रुपए हड़पने के आरोपी की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी 21 अप्रैल 2025 से जेल में है। उस पर गौतम बुद्ध नगर के साइबर क्राइम थाने में धोखाधड़ी और IT एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज है। रसोइयों का मानदेय बढ़ाकर 3,000 रुपए हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन से पहले प्रदेश के 3,54,000 रसोइया माताओं बहनों के लिए 4 घोषणाएं की। उनका मानदेय 2,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। दुर्घटना की स्थिति में 2 लाख रुपए की सहायता और सालाना 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। परिधान के लिए मिलने वाली राशि में 500 रुपए बढ़कर 1,000 रुपए कर दी गई है। मानदेय सीधे बैंक खातों में जाएगा। रेलवे ट्रेनों में बढ़ाएगा कोच, कंफर्म सीट मिलने की उम्मीद। रेलवे बोर्ड ने मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में कोच बढ़ाने का फैसला किया है।
पूर्वोत्तर रेलवे की कई ट्रेनें अब 22 की जगह 24 कोच की होंगी। गोरखपुर से एलटीटी जाने वाली 20104 एलटीटी सुपरफास्ट में 2 अतिरिक्त कोच ट्रायल के लिए जोड़े गए हैं। रेलवे के मुताबिक ज़्यादा भीड़ बढ़ने वाली ट्रेनों में पहले कोच बढ़ाए जाएंगे। इससे वेटिंग लिस्ट 100 से 150 के मुकाबले 20 से 25 तक आने की उम्मीद है और यात्रियों को कंफर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ेगी। कानपुर में एआई जांच से 6500 से ज़्यादा फर्जी दावे पकड़े गए हैं। कानपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 26,098 लोगों का एआई से सर्वे किया गया। इनमें से 19,405 लोगों का आवास के लिए पात्र पाया गया, जबकि 6,500 से ज़्यादा लोगों के दावे गलत निकले। कुछ लोगों ने पहले से पक्का घर होने के बावजूद आवेदन किया था और कुछ लोग अपने नाम पर आवास होने के बावजूद पत्नी के नाम से आवेदन किया। एआई से लैस आवास प्लस ऐप के जरिए पात्रता की जांच की गई। पट्टों की नीलामी का 75% कमाई गाँव के विकास पर खर्च होगा। यूपी की 57,694 ग्राम पंचायतों में तालाब, पोखर और सरकारी खेती की जमीन के पट्टों पर होने वाली कमाई का 75% हिस्सा अब गांव निधि में जमा होगा। पंचायती राज विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को यह रकम गांव निधि में भेजने के निर्देश दिए हैं। इससे ग्राम पंचायतें अपने विकास कार्यों पर ज़्यादा खर्च कर सकेंगी। पंचायतों की आय बढ़ने से 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की परफॉर्मेंस ग्रांट हासिल करना भी आसान होगा। पूर्वी यूपी में 24 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 24 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी यूपी में 23 से 25 अगस्त तक बारिश और 24 से 27 अगस्त के बीच भारी बारिश का अनुमान है। पश्चिम यूपी में छिटपुट बारिश हो सकती है। बारिश के बाद कुछ इलाकों में गरज चमक भी होगी। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ेगा। इसके असर से उड़ीसा में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और गंगीय पश्चिम बंगाल में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। 23 अगस्त को मुजफ्फरनगर में 9 सेंटीमीटर और बाराबांकी के सिरौली गौसपुर में 7 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई। यूपी में दूसरे बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव की 2 साल की शर्त खत्म। यूपी सरकार ने महिला कर्मचारियों के दूसरे बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव में 2 साल के अंतर की शर्त खत्म कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पहले दोनों बच्चों की उम्र में कम से कम 2 साल का अंतर होना जरूरी था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने हाल ही में इस व्यवस्था पर सवाल उठाया था। इसके बाद सरकार ने नियम में बदलाव किया है। अब 2 प्रसूति अवकाश के बीच 2 साल का गैप जरूरी नहीं होगा। गोरखपुर को मिली पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस। गोरखपुर को पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस मिल गई है। बस को गोरखपुर कसया मार्ग पर ट्रायल के लिए चलाने की तैयारी है। परीक्षण सफल होने के बाद इसका रूट तय किया जाएगा। इसका किराया मौजूदा इलेक्ट्रिक बसों के बराबर होगा। बस फिलहाल राप्ती नगर स्थित गोरखपुर डिपो में खड़ी है। गोरखपुर डिपो से वाराणसी, अयोध्या और सोनौली समेत कई रूटों पर पहले ही 20 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। होटल कारोबार में मेहमानों के अनुभव पर बढ़ा जोर। वाराणसी में होटल और रेस्तरां कारोबार से जुड़े विशेषज्ञों ने कहा, आने वाले इस समय में सिर्फ अच्छे कमरे, भोजन की गुणवत्ता पर्याप्त नहीं होगी। ग्राहकों की बदलती पसंद समझना, तकनीक का इस्तेमाल, डेटा का सही उपयोग और बेहतर अनुभव देना जरूरी होगा। होटल ताज गंगा में भारतीय होटल और रेस्तरां संघ के 56वें वार्षिक सम्मेलन के सत्र में मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप समेत कई कंपनियों के अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए। विशेषज्ञों ने बेहतर टैलेंट को भी जरूरी बताया। अयोध्या में खुलेंगी 42 नई मिनी नंदनी डेयरियां। अयोध्या में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए 42 नई मिनी नंदनी डेयरियां खोलने की तैयारी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की 36 डेयरियों के लिए चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 2026-27 के लिए 6 नई डेयरियों का चयन चल रहा है। इन डेयरियों में 50% भागीदारी महिलाओं की होगी। डेयरी खोलने के लिए सरकार लागत का 50% अनुदान देगी। कानपुर में 200 ग्राम प्रधानों ने अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा निकाला। कानपुर में 5 विकास खंडों के करीब 200 ग्राम प्रधानों ने अधिकारियों के कथित अभद्र व्यवहार और काम में दिक्कतों को लेकर बैठक की। पतारा ब्लॉक मुख्यालय में बैठक में प्रधानों ने कहा कि विकास कार्यों के भुगतान से जुड़ी समस्या भी दूर नहीं हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी, अगर ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं हुआ और भुगतान की समस्याएं नहीं सुलझी तो वो सामूहिक इस्तीफा देने के लिए मजबूर होंगे। अवर अधीनस्थ परीक्षा में 20,830 अभ्यर्थी गैर हाजिर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अवर अधीनस्थ मुख्य परीक्षा में 20,830 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। 2,587 पदों के लिए 1,06,2 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी हुए थे, जबकि
79,772 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। उपस्थिति 79.29% रही। लखनऊ के एक केंद्र पर ब्लूटूथ डिवाइस के साथ अभ्यर्थी पकड़ा गया, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। परीक्षा केंद्रों पर 10,674 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई। अखिलेश से मिले संजय सिंह, सपा आप गठबंधन की अटकलें तेज। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। संजय सिंह लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय पहुंचे, जहां दोनों नेताओं के बीच बैठकें हुई। मुलाकात के बाद सपा और आप के संभावित चुनावी गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि दोनों दलों ने गठबंधन पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। बैठक में संविधान, आरक्षण, सामाजिक न्याय और 59,000 शिक्षक भर्ती समेत कई मुद्दों पर बात हुई। लखनऊ में सवर्ण मोर्चा का आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन। लखनऊ के गोमती नगर में सवर्ण मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आरक्षण और यूजीसी की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। रविवार को 1090 चौराहे पर हुए प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने संवैधानिक अछूत लिखी तख्तियां लहराई और यूजीसी रोल बैक के नारे लगाए। प्रदर्शन का नेतृत्व मोर्चा अध्यक्ष संदीप सिंह ने किया। उन्होंने आरक्षण नीतियों में बदलाव और समान शिक्षा व्यवस्था की मांग उठाई। यह प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में भी किया गया। यूपी में आरक्षण पर सियासत तेज। ब्रजेश पाठक से मिले छात्र। यूपी में आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों से मुलाकात कर उन्हें केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत का भरोसा दिया। अखिलेश यादव ने एक्स पर कहा कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है। मायावती ने भी सरकारों से आरक्षण विरोधी तत्वों को संरक्षण न देने की अपील की। उन्होंने कहा कि आर्थिक आधार पर ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे सामाजिक बराबरी की कोशिशों को नुकसान पहुंचे। सपा सरकार बनी तो दिव्यांगों को मुफ्त इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले दिव्यांगजनों के लिए अलग घोषणा पत्र जारी करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनी तो दिव्यांगों को पेंशन और दूसरी सुविधाओं के साथ मुफ्त इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल दी जाएगी। अखिलेश ने मिड डे मील में बच्चों को घी लगी रोटी और डेयरी चलाने वाले के लिए योजना लाने का भी वादा किया। उन्होंने यश भारती पुरस्कार फिर से शुरू करने और सम्मान राशि दोगुनी करने की भी बात कही। किसान नेताओं से मारपीट के आरोप में मेरठ इंस्पेक्टर सस्पेंड। मेरठ में किसान नेताओं को कथित तौर पर 3rd डिग्री देने के मामले में इंस्पेक्टर अखिलेश गौड़ को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है। किसान नेता दिग्विजय भाटी और मोहन जाटव को अवैध हिरासत में रखकर मारपीट करने का आरोप है कि दोनों को एसओजी कार्यालय ले जाकर पीटा गया, गाने पर डांस कराया गया और रस्सी से पैर बांधकर उल्टा लटकाया गया। इससे पहले अखिलेश गौड़ समेत 8 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया था। मामले की जांच डीआईजी सहारनपुर अभिषेक सिंह कर रहे हैं। यूपी में नकली दवाओं का बड़ा जाल, कई जिलों तक फैला कारोबार। उत्तर प्रदेश में नकली दवाओं का कारोबार वाराणसी से मेरठ, गाजियाबाद और सहारनपुर तक फैला हुआ है। एफएसडीए की हालिया कार्रवाइयों में इसका खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बनवाकर नकली दवाइयां यूपी में खपाई जा रही हैं। नामचीन कंपनियों के सिरप, एंटीबायोटिक और इंजेक्शन हूबहू उसी पैकिंग में बेचे जा रहे हैं। विभाग की कार्रवाई में लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। नकली दवाएं खाने के बाद कई मरीजों पर इनका असर भी नहीं होता। लखनऊ कानपुर में पान मसाला फैक्ट्रियों पर छापा। एफएसडीए ने लखनऊ और कानपुर में पान मसाला बनाने वाली 55 फैक्ट्रियों पर विशेष अभियान चलाया। कार्रवाई में 15 करोड़ 70 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत की 339 क्विंटल संदिग्ध खाद और मिलावटी माल जब्त किया गया। जांच के लिए 52 नमूने लिए गए, जबकि 10,18,000 रुपए कीमत की 36 क्विंटल खराब और जल्द खराब होने वाली सामग्री मौके पर नष्ट कराई गई। 55 इकाइयों में 19 चलती मिली और 36 बंद थी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर नोटिस और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरें जरूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।